चलो देखो आज का देख रहे हैं हम लोग रक्त समूहों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, खोज किसने की थी? बर्नस्टीन ने। तो यहाँ पे जो निर्धारण किया जाता है ब्लड ग्रुपों का वो किया जाता है बहुविकल्पी जीनों के द्वारा यानी मल्टीपल अलील जीन्स, जिसका नाम है आई। तो ये फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, बस आई याद रख सकते हो। इसको कहते हैं आइसो हीमेग्लोटिनोजेन, हीमेग्लोटिनोजेन, ठीक है, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आई से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो अलील, समझ में आया क्या? अलील यानी होता है कारक। मेंडल का पढ़ा था, मेंडल ने जीनों को कारक कहा था, लंबे होते हैं बौने होते हैं वो सारी चीज़ें। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक है आई ए, एक है आई बी और एक क्या है आई जीरो, ठीक है, या आई ओ पढ़ सकते हैं हम इसे। तो जो आई ए की बात करते हैं, ए प्रतिजन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, यानी आई ए जीन होगा तो कौन सा प्रतिजन बनेगा? प्रतिजन यानी कि एंटीजन, क्लियर है, ए एंटीजन बनाएगा, कल ही पढ़ लिया था अपन ने एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। इसके बाद आई बी की बात करते हैं तो बी प्रतिजन के निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है, और आई ओ ये प्रतिजन की अनुपस्थिति के लिए होता है। आपको पता है ना आई ओ, देखो इधर देखो, ये इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एंटीजन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे आई ओ जीन है। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना, इसमें आई ओ जीन है तो यहाँ पे प्रतिजन नहीं होगा, और यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी। अब याद रखना ए और बी ये एक दूसरे से जो है प्रभावी होते हैं, यानी कि डोमिनेंट। आपको मेंडल पढ़ा था, आपको मेंडल मतलब आपने मेंडल पढ़ा था, मेंडल के नियम क्या कहता है? मेंडल का नियम, जो प्रभावी होता है वो दिखाई देता है और जो अप्रभावी होता है वो दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे जिसने जेनेटिक पढ़ी होंगी उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट देखो, तो हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने बना दिया, एक जीनोटाइप बना दिया और इधर ब्लड ग्रुप देख लिया। जीनोटाइप के बेस पे हम लोग ब्लड ग्रुप निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जीनोटाइप ये 2 क्यों लिखे हैं? एक फादर का होगा और एक मदर का होगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है। तो आई ए हो गया, यानी एक फीमेल का और एक मेल का। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेल वाला क्या रहेगा? प्रभावी, यानी आई ए वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे या तो फिर क्या रहेगा? आई ए और आई ओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी आई ए हो सकता है फीमेल का हो या मेल का हो सकता है, और आई ओ किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है, एक का, एक पेरेंट्स का। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ क्या लिखा है? आई ए और आई बी प्रभावी होगा और आई ओ क्या रहेगा? अप्रभावी। अगर आई ए रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। लेकिन अगर मान लो पेरेंट्स का ये रहा आई ए और आई ओ, तो फिर ब्लड ग्रुप ए ओ नहीं रहेगा, ए ओ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आई ए है ये क्या है? प्रभावी है। और क्या बोला मैंने? जो प्रभावी होता है वो दिखाई देता है, और आई ओ क्या है? अप्रभावी। तो ये सामने दिखाई देगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, आई बी और आई बी। अगर दोनों है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? बी। लेकिन अगर आई बी और आई हो रहा तो वही वाली कंडीशन, बी प्रभावी होगा और वो दिखाई नहीं देगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बच्चे का बी। ठीक है? आई ए और आई बी रहा तो देखो ये दोनों ही प्रभावी है, तो ये दोनों दिखाई देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कोडोमिनेंस। ये कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखने की कोडोमिनेंस का एग्जांपल बताओ, यानी सहलग्नता का, कि यानी यहाँ पे आई बी और आई ओ रहा, सॉरी आई और आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए बी, यानी कि दोनों ही प्रभावी रहेंगे। यानी जो फीमेल है उसके भी जीन प्रभावी रहेंगे और मेल है उसके भी, तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा बच्चे का? ए और बी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आई ओ रहा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जिनका ओ होगा ब्लड ग्रुप, मम्मी पापा से पूछना, उनका भी जो है ओ ही होगा, है ऐसा? हाँ, तो उनका भी ओ ही होगा।
अब उनको बताना कि हमने किताब में पढ़ा था। क्या? अरे नहीं होता, कपड़े थोड़ी है जो चेंज करनी है, वो तो जीन में है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चेंज कर ले, ऐसा रहता तो हाँ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पर बड़ा मुश्किल है कि मर जाओ फिर दूसरा जन्म लो, फिर चेक करो कि कौन सा वाला, फिर वो है तो फिर मर जाओ, फिर ब्लड ग्रुप चेक करो, फिर भी वो है तो फिर मर जाओ, और फिर उसके बाद मर जाओ मर जाओ मर जाओ, फिर जो है जब ए बी आ जाए या जो भी मन पसंद आ जाए तब उसको रख लो और फिर जिंदा रहो लंबे समय तक के। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ मैं एक बार यहाँ पे सूचना दे दूँ, इस लेक्चर में जो भी बातें हो रही है उसकी सत्यता से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है मन को बहलाने के लिए और मनोरंजन के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए बोला गया है। तो इन बातों को कृपया करके कोई भी सीरियस ना लें जी। थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो RH एंटीजन, RH एंटीजन की बात करते हैं हम लोग। तो ये जो RH एंटीजन है इसको RH समूह कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना 80% मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से, ये याद रखना है, पूछा जाता है। ये रीसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है, यानी जो हमारे पास में जो होता है वो कौन सा बंदर में पाया जाता है, रीसेस बंदर में। तो ये तो मैंने पहले भी बता चुका था आपको कि देखो जो RBC की जो सतह है यहाँ पे क्या पाया जाता है, एंटीजन यानी प्रतिजन। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा, RH, क्लियर है। तो ये RH पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये RH, ये देखो दो जगह बताया मैंने, इधर A+ और इधर क्या है B, क्लियर है यहाँ तक के। तो अब ये देखो, अभी ये सिंपल समझो कि ये A ब्लड ग्रुप है और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, B। अभी आपको कुछ नहीं पता, A पॉजिटिव B पॉजिटिव कुछ नहीं पता, सिर्फ ये मैंने बताया सिर्फ एग्जांपल के लिए कि ये A ब्लड ग्रुप है और ये कौन सा है, B है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पर तो कौन सा एंटीजन है, RH है। तो अगर RH एंटीजन है तो अब इस ब्लड ग्रुप को मैं कह दूंगा A+, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है कि RH क्या है, अब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, B-, क्लियर है। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ B हो या A हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ RH फैक्टर ये आपको ये बताता है कि ब्लड ग्रुप जो है माइनस है या प्लस है, ठीक है। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, प्लस यानी कि पॉजिटिव, और अगर नहीं रहा तो नेगेटिव। इतनी चीज़ें समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखो दो मैंने समझा चुका हूँ, अब इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, ये याद रखना कि यहाँ पे अगर RH एंटीजन बनेगा तो एंटी RH एंटीजन नहीं बनेंगे, क्लियर है, यानी इसके विरुद्ध में कोई भी एंटीजन नहीं बनेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे RH है, ठीक है, और तो यहाँ पे जो है RH एब्सेंट है, RH एब्सेंट है तो क्या बनेगा, O-, और यहाँ पे क्या आएगा O+। इतनी चीज़ समझ में आ गई। देखो ब्लड ग्रुप हमारे पास में ए वाला समझा दिया, B वाला समझा दिया, प्लस माइनस कैसा होगा ऊपर वाला समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे वाले का भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया कि ये भी O है और ये भी O है। इसमें जो है हम लोग बात कर रहे हैं एंटीजन होगा RH, तो ये कैसा हो जाएगा RH पॉजिटिव, और इसमें RH एब्सेंट है तो ये कैसा हो जाएगा O-। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये होगा RH रहित, ऐसा क्यों बोला वो देखते हैं। और यहाँ पे जो है सॉरी ये लिखा है RH सहित, यानी RH यहाँ पे होगा, और यहाँ पे नो एंटी RH एंटीजन। O पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं कि जो O होता है इसमें जो क्या होगा एंटीजन नहीं होंगे, यानी यहाँ पे एंटीजन बनेंगे ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनेंगे और यहाँ पे भी नहीं बनेंगे, क्लियर है यहाँ तक के। यहाँ पे एब्सेंट रहते और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे बनेगा, क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें, समझ में आ गया।
और ना भी समझ में आए तो सिंपल सी बात ये याद रखना कि जिसमें RH फैक्टर होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये ए में एंटीजन, कौन सा एंटीजन बोल रहा हूँ, एंटी उस यानी उल्टा, वो ब्लड ग्रुप जिसने पढ़ा होगा ए बी कल पढ़ा था वो अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे anti-RH एंटीजन नहीं बनेंगे। क्लियर है। कहाँ पे नहीं बनेंगे, ए वाले में, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बनेंगे कहाँ पे, RH एब्सेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे नो anti-RH एंटीबॉडी, यानी यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। समझ में आया। कल समझ में आ गया था, मैंने दो चीज़ बताई थी, एक एंटीजन और एंटीबॉडी। क्लियर है। एंटीबॉडी कब बनती है और एंटीजन कब बनता है, किसके विरुद्ध में क्या बनता है, बहुत बढ़िया, एंटीजन के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनती है। ऐसा है या उल्टा है, ऐसा ही है, ठीक है। एक बार जाके पढ़ लेना आप लोग। देखो तो ये चीज़ समझ में आई क्या, कि यहाँ पे जो है यहाँ पे याद रखना मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे anti-RH एंटीजन नहीं बनेंगे और यहाँ पे क्या नहीं होगा, नो anti-RH एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है कि मान लो कि ये जो O पॉजिटिव है O नेगेटिव है, इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा, जो RH प्रतिजन है RH निगेटिव के विरुद्ध विशेष जो है प्रतिरक्षी बन जाएंगे और रक्त का आदान प्रदान से पहले RH समूह मिलाना आवश्यक है। मतलब आप किसी को भी जो है ब्लड नहीं दे सकते हो, मतलब किसी का O है और किसी का O है तो भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्या मिलाना पड़ेगा, प्लस माइनस मिलाना पड़ेगा। क्लियर है। मतलब ये मिलाए बिगर आप नहीं दे सकते हो सेम ब्लड ग्रुप वाले को भी। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो RH प्रतिजन है इन दोनों का अगर मिला जाए तो जो निगेटिव वाला जो है निगेटिव के विरुद्ध में विशेष प्रतिरक्षी बन जाएंगे, यानी कि वो उसका विरोध कर देगा क्योंकि सेम नहीं है। तो देखो इन दोनों को मिलाया, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो नहीं मिला सकते, वरना एक जो है विशेष प्रतिरक्षी बन जाएगा, यानी विशेष एंटीजन यहाँ पे बन जाएगा और वो उसको मतलब मारने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, और ये आपने देखा भी होगा कहीं, आपने देखा है कुछ बच्चे पैदा होते ही उनको पीलिया हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो देखते हैं क्यों होता है। देखो ये मदर जो है प्रेग्नेंट मदर है, गर्भवती माता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई, तो यहाँ पे गर्भ में पल रहे भ्रूण की बात करें, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई तो वहाँ पे RH फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो ये अफरा द्वारा पृथक कर लिया गया, जिसके कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता में जो है माता के RH नेगेटिव से जो है प्रभावित नहीं पाता है, लेकिन पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त जो है संपर्क में आने की संभावना होती है। बताता हूँ क्या होता है। इसके बाद ये जो RH पॉजिटिव है ये कहाँ चले जाएगा, मदर की बॉडी में, और ये हो जाएगा, अब क्या बना लेगा ये मदर की बॉडी में। ये समझ में आ गया। देखो इसको समझते हैं। सो 1 मिनट। देखो ये मदर है, ठीक है। मदर कैसी है, प्रेग्नेंट है, और ब्लड कैसा है इनका, ये लिखा है नेगेटिव वाला। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये जो बच्चा हो रहा है ना, जो बच्चा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया। माता कैसी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। आपको पता है गर्भ में बच्चा पलता है, ठीक है। अपरा भी पता है आपको, अपरा से जुड़ा रहता है। तो अब ये भ्रूण का जो RH एंटीजन है, ठीक है, ये सगर्भता के में जो है यानी प्रेगनेंसी के दौरान माता के नेगेटिव से जो है प्रभावित नहीं पाता, यानी उससे प्रभावित नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या बोला कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करता है।
क्लियर है, ये कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन पहले प्रसव के समय माता के जो RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त का संपर्क हो जाता है। क्लियर है, दोनों का संपर्क हो गया। अब यहाँ पे संपर्क हो गया है कौन से ब्लड का, मदर के और बच्चे का संपर्क इनका हो गया। अब जैसे संपर्क हो गया कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन संपर्क में तो आ गए। तो जैसे ही यहाँ प्रेग्नेंट मदर जो होती है ये इनके संपर्क में आता है तो यहाँ पे रक्त RH प्रतिजन बनाना प्रारंभ कर देता है। इन्हें अभी तक के कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्या बनाने लगा, एंटीबॉडी बनाने लगा। क्लियर है, तो ये याद रखना, एंटीबॉडी बनाने लगा। तो यहाँ पे RH एंटीबॉडी मदर में बन गई, बन के तैयार हो गई। मतलब पहले बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होंगी तो भ्रूण में जब बच्चा जो है अगर ये नेगेटिव वाला ही पैदा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो भ्रूण है वहाँ पे RBC को नष्ट करने लगेंगे। यानी बच्चे की जो RBC है उसको कौन, या RH एंटीबॉडी क्या करने लगेंगी, नष्ट करने लगेंगी। और जो भ्रूण है वो जानलेवा हो जाएगा और रक्त अल्पता हो जाएंगी, यानी कि खून की कमी हो जाएंगी बच्चे को, जिसको एनीमिया कहते हैं। या तो जॉइंटिस हो जाएगा यानी कि पीलिया हो जाएगा, या तो और इस दशा को क्या कहते हैं, यानी इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसका बचाव क्या है, तो मादा को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी जो टीके वगैरह लगते हैं ना वो डॉक्टर को बताना चाहिए, तो वो जो है उसके लिए जो है RH प्रतिरक्षी का उपयोग करेंगे, यानी कि वो टीके वगैरह के द्वारा लगा देंगे, यानी कि उसको किल कर देंगे या जो भी है वो करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक के समझ में आया क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। प्रेगनेंसी आती है तो उसका नेगेटिव रहता है और बच्चे का जो पॉजिटिव रहता है, दोनों के संपर्क की एंटीबॉडी बनती है RH। फिर सेकंड प्रेगनेंसी जब आती है तो RBC नष्ट हो जाती है। ठीक है, देखो फटाफट एक बार यहाँ पे थ्योरी को भूल जाओ। ये देखो, ये मदर है, यहाँ पे बच्चा पल रहा है। ठीक है, मदर कैसी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, बच्चा कैसा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, याद रखना फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी ये बच्चा होगा तो यहाँ पे ये कोई भी नुकसान नहीं होगा इसको। ठीक है, ये जैसे संपर्क में आएंगे कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी ऐसी काम करती है। अभी हम लोग डिसीज़ भी पढ़ेंगे तो याद रखना, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आती है ना तो हमारी बॉडी उसको मारती नहीं है। जैसे कोरोना आया था, मतलब मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मार पाती है, क्योंकि एंटीबॉडी बनाना पड़ता है, पहले से नहीं होती है। लेकिन कोरोना आ गया, जिस व्यक्ति को एक बार कोरोना हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में अब क्या बन जाएंगे उसकी बॉडी में, एंटीबॉडी। तो अब दोबारा जब भी कोरोना आएगा ना तो उसकी बॉडी लड़ने के लिए पहले से तैयार रहेंगी। क्लियर है, तो यहाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ कुछ नहीं, लेकिन मदर की बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो गई। अब जैसे सेकंड प्रेगनेंसी हुई, और वो भी कब, ऐसा नहीं कि सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चों को कुछ हो ही जाएगा। बच्चा अगर नेगेटिव रहा तो, अगर पॉजिटिव रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मतलब बच्चा अगर नेगेटिव रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मदर भी क्या है, नेगेटिव है, सिमिलर हो जाए। अगर बच्चा पॉजिटिव रहा तो फिर तो अपोजिट हो गए ना, फिर दिक्कत है। और पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार भी है, तो फिर वो जो है RBC को नष्ट करने लगेगा, जॉइंटिस हो जाएगा और रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए आप अधिकतर केस में देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, अपने समाज में देखा होगा कि उनको जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो, अब बहुत सारे लोग जैसे गांव में या बहुत सारे लोग तर्क लगाते हैं कि शायद माँ ने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, इस वजह से पीलिया हो गया। नहीं, वो ब्लड ग्रुप का लेना देना रहता है। ठीक, हाँ, नहीं बड़े लोगों को तो खान पान की वजह से होता है। कि जैसे मैं बात करूँ यहाँ से, अब अधिकतर लोग जो बाहर जाएंगे अभी पढ़ने, तो बहुत सारे लोगों को पीलिया हो जाएगा। उसका रीज़न क्या, कि अच्छे से खाना नहीं खाया, अच्छा पानी नहीं मिला, तो उस वजह से वो हो जाता है। या बैतूल में कुछ लोग आए होंगे बाहर से तो वो हो गया होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसीलिए अब इसका उपाय क्या, एक तो ये है कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई डॉक्टर वगैरह को बता दो, चेक करा लो, ब्लड ग्रुप वगैरह चेक कर लेंगे। क्लियर है, इसके बाद में दूसरा तरीका आप देखोगे, पहले कुंडली मिलाई जाती थी, तो कुंडली में यही देखा जाता था। ठीक है, हाँ, वो कुंडली अपने हिसाब से वो देख लेते थे, आयुर्वेदा था तो वो कुंडली देख लेते। अब आने वाले समय में जो है ना, जब लड़कियां और लड़के शादी करेंगे तो सबसे पहले वो देखेंगे ब्लड ग्रुप। क्योंकि जब प्रेगनेंसी आए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। आने वाले समय में ऐसा होगा
या ना भी हो या हो भी रहा है, कुछ लोग जो है बच्चे के जन्म से पहले ही या तो जो है प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड ग्रुप मैच कर लेते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो वो ये यहाँ से चीज़ें रहती है। और आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में जो है आपस में शादी नहीं करते, आपस में मतलब जो ब्लड रिलेशन होता है उससे शादी नहीं करते हैं, यानी कि कोई मौसी के लड़के से मामा के लड़के से ऐसे शादी नहीं कर सकता है। क्यों? सेम ब्लड ग्रुप रहे, मतलब रिलेशनशिप रहेगा तो वहाँ पे जो जीन्स है, मेंडल साहब ने जो बताया था, वहाँ से ये जो सारी डिसीज़ें हैं ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो है सेम ब्लड ग्रुप में या सेम ब्लड मतलब कि सेम ब्लड वाला जो रिश्ता होता है उससे शादी नहीं करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मान लो कि मौसी के लड़के से शादी कर ली तो क्या होगा, या चाचा के लड़के से शादी कर ली तो क्या होगा। लोग करते हैं लेकिन डिसीज़ होने के चांसेस, देखो मान लो ये चाचा है और ये मौसी है, ठीक है, क्या होगा। देखो चाचा के पास ब्लड कहाँ से आया, दादा से, और जब दादाजी से आया तो हमारे पापा के पास भी वहीं से आया होगा, तो हमारे अंदर भी वही ब्लड ग्रुप, और ये चाचा से ये बच्चे में भी आया होगा ब्लड ग्रुप सेम। अभी मौसी की बात करते हैं तो ये नाना की बात करें, नाना से मम्मी के इसमें ब्लड आया और मौसी के इसमें भी तो सेम ब्लड होगा, और मौसी का ही ब्लड किस में जा रहा है, जिससे शादी कर रहे हैं उनका लड़का या लड़की जो भी है, तो इसलिए सेम ब्लड ग्रुप हो जाता है। इसलिए लंबे समय में डिसीज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए शादी नहीं की जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी ने सपने देखे होंगे तो टूट गए होंगे लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा सोचता ही नहीं है कोई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। टाइम कितना हुआ, चलो देख लेते हैं। रक्त स्कंदन यानी रक्त का जमाव। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका प्रारंभ होता है 3 से लेके 4 मिनट में। रक्त का थक्का बनना स्टार्ट कब होता है, 3 से लेके 4 मिनट में, और पूर्ण हो जाता है 5 से 6 मिनट में। क्लियर है यहाँ तक के? मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं कट लगा और खून बहने लगा और आप बोले जम जा छू ब्लड का थक्का जम है, ऐसा नहीं होता है। कोई मंत्र वगैरह से भी नहीं होता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो वो अपने अकॉर्डिंग होंगी। कितना समय लगेगा, 3 से लेके 4। मतलब आप देखो ना घर में कभी कुछ कट जाता है तो बोले जल्दी जल्दी दबा उसको, दबा 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 तो ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो दबाने से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। कुछ लोग जो है हाथ को दबाने लगते हैं, दबाने से उनको ऐसा लगता है कि रक्त का थक्का जम जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बस उससे ये है कि ब्लड रुक जाता है, बहता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि दबाओ नहीं, कि बहते रहो, बह बेटा कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मिनट बहते रहे, तो ऐसा भी नहीं। उसको रखते हैं तो उसके बाद 3-4 मिनट बाद वो अपने आप जो है रक्त का थक्का जमने लगता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब ये ऐसा लिखा है, हम लोग बात करते हैं ब्लड है, अगर इसमें से आप ब्लड सेल को माइनस कर दो तो फिर बचेगा प्लाज्मा। कल ही बताया था ब्लड क्या होता है, ब्लड में 2 चीज़ें होती है, प्लाज्मा और ब्लड सेल, और अगर ब्लड सेल को माइनस कर दो तो क्या बचेगा फिर, प्लाज्मा। क्लियर है? और ये देखो एक और चीज़ लिखी है मैंने, ये प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में से माइनस कर दो स्कंदन कारक, यानी जो ब्लड का थक्का जमाने वाले कारक को माइनस कर दो तो फिर बच जाएगा सीरम। क्लियर है? तो क्वेश्चन आए तो पता चल जाएगा कि प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है। सीरम यानी कि जिसमें स्कंदन कारक भी नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, सीरम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारे शरीर की नाली यानी कि मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि रक्त वाहिका। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कट लग गया धोखे से, या तो कोई निब्बा निब्बी हो और उन्होंने बोला मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया तो मैं हाथ काट लूँगी तो अगर मान लो इसने हाथ कट कर लिया, ये कट लग गया, ब्लड बहने लगेगा। अब ये थक्का जो है कितनी देर में जमेगा ये तो देख चुके, लेकिन कैसे जमेगा वो देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जैसे ही कट लगेगा, देखो तो एक तो क्या है, ब्लड वेसल्स की लेयर है, ठीक है, और अंदर क्या है, ब्लड है। तो अंदर जब ब्लड है तो इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 2 चीज़ डैमेज होंगी, एक तो डैमेज हो जाएगा प्लेटलेट्स और एक डैमेज हो जाएगा टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक के?
अब हम लोग बात करते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जो प्लेटलेट्स हैं यहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ से नहीं भूलना है। थ्रोम्बोकाइनेज या फिर कौन से रिलीज होंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज, क्लियर है। प्लस और क्या लगेगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जो अभी निष्क्रिय है, क्लियर है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम आयन लगेगा, कैल्शियम आयन आएगा। इसके बाद इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ से कौन रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इतनी चीज़ हो गई स्टेज फर्स्ट में, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन रिलीज होगा, कैल्शियम आयन व अन्य कारक, प्लस टिश्यू से जो है एक क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेज सेकंड की बात करते हैं। स्टेज सेकंड में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो स्टेज फर्स्ट में प्रोथ्रोम्बिन ये बन गया था, किससे किससे बना था, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम रिलीज हुआ था, और यहाँ से प्लाज्मा से क्या रिलीज हुआ था, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। कंपोनेंट प्लस कैल्शियम आयन मिल गए, अभी तक के निष्क्रिय था, अब ये सक्रिय होके क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुआ और अन्य कारक हुए कहाँ से, टिश्यू से, और ये क्या बना, टिश्यू से क्या रिलीज हो जाएगा, फिर यहाँ से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज में हमारे पास में यहाँ प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन प्लस क्या आ गया, कैल्शियम आयन, ठीक है। ये प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय कारक होते हैं, कौन से, प्रोथ्रोम्बिन, और ये कैल्शियम, ठीक है। और ये क्या आ गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले बन गया था हमारे पास में, और ये प्लाज्मा में पहले से क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन भी बन गए थे। तो हम लोग बात करते हैं ये तीनों मिलके अब क्या बन जाएंगे, क्या बनाया इनने, थ्रोम्बिन, क्लियर है, क्या बनाया, थ्रोम्बिन। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बना ही बना, इसके बाद लीवर से क्या आया, विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। तो यहाँ से क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। अब यही लीवर से विटामिन के यहाँ पे भी आएगा स्टेज थर्ड में। अब हम लोग बात करते हैं, थ्रोम्बिन बन गया, ये जैसा का वैसा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से फिब्रिनोजन बन जाएगा एक, ठीक है, एक कंपोनेंट फिब्रिनोजन बनेगा, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फिब्रिन, ठीक है, या फाइब्रिन जिसको हम लोग कहते हैं। फाइब्रिन एक धागे के नुमा होता है, तो ये देखो ये बन गया फाइब्रिन, यहीं से कटा था, ये धागे के रूप में ऐसे 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 यहाँ से ये जम जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कई बार चोट लग जाती है तो वहाँ घाव बन जाता है ब्लैक ब्लैक। मैंने इससे पहले ही बताया था कि ये जो फाइब्रिन है ये धागे के नुमा, जैसे कई बार आपने कपड़ा सिला है, जैसे कई बार कपड़ा फट जाता है, तो वो मम्मियाँ क्या करती है, वहाँ से धागा बार 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 वहाँ से लाती ले जाती है, तो वो जो छिद्र है जो फट गया था, जो कपड़ा फट गया था, वो ठीक हो जाता है, वहाँ पे बार बार धागे से उसको पैक कर देते, लेकिन धागे के निशान तो रहते ही है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जब रैप्चर हो जाता है टिश्यू, तो ये फाइब्रिन जो है बार बार यहाँ से धागे के रूप में जमा हो जाता है, और यहाँ पे कुछ समय बाद ये गहरे लाल व भूरे रंग का झाग यहाँ से बनता है, और रक्त का थक्का क्या हो जाता है, बन जाता है। ये एक सोपान प्रक्रम है, सोपान का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये, और ये एंजाइमी प्रतिक्रिया की एक पूरी श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब चैन, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हो जाए, पूरे केमिकल रिलीज होंगे और ये उससे होता है। यहाँ पे मरे तथा क्षतिग्रस्त पदार्थ उलझे हुए होते हैं, जिसको कई बार बोलते हैं ना, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके टिश्यू डैमेज हो गए। टिश्यू डैमेज का मतलब कि जिस स्थान पे चोट लगी वहाँ से टिश्यू डैमेज हो गए, और इसलिए जो है आपका घाव बन जाते हैं। इसके बाद और इसका कोई उपाय नहीं है, मतलब ये है अधिकतर आप देखोगे उपाय ये है, सर्जरी वगैरह है, लेकिन आपने देखा कहीं चोट लग गई, चलो लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, ये देखो ये है ये, तो ये यहाँ पे अगर कभी आपके हाथों में कोई चोट लग जाए तो क्या होगा, घाव बन जाएगा। क्यों घाव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के टिश्यू क्या हो गए हैं, रैप्चर हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक के, टिश्यू रैप्चर हो जाएंगे, ये सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रक्त का थक्का बन जाएगा। सब समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये देखो क्वेश्चन ये आएंगे एंजाइम से, कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। इसके बाद
थ्रोम्बोप्लास्ट एक कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम, कौन सा आयन काम किया? कैल्शियम आयन। कौन सा विटामिन? विटामिन के, ठीक है। और लास्ट में फाइब्रिन। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लसिका, ठीक है। इसके बाद पाथवे, और उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल, डबल और हार्ट, और उसके बाद ये हार्ट। ये हार्ट तो कोई देख ले तो डर जाए, बोले ऐसा होता है, हमने तो ऐसा पढ़ा है। दिल से दिल मिले, तीर से तीर मिला, और यहाँ पे बड़े प्यार से नाम लिख दिया, रमेश संग सीमा। आप चले जाओ मंदिर वगैरह पे, आपको ऐसा ही दिल दिखाई देगा। लेकिन ये जो है इस टाइप का हार्ट किसी को, ये तो चलो ठीक है, फिर भी सिंपल बनाया है। रियल हार्ट कोई देख ले तो वैसे ही डर जाए। अच्छा, अभी वैलेंटाइन डे आएगा फरवरी में। रियल, अच्छी बात है। फिर वैलेंटाइन डे भी आ रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ये जो दिल है ना इसका गिफ्ट देते हैं, और जिसको सही में रियल गिफ्ट दे दिया वो डर ही जाए। और जब आप देखोगे ना तो हार्ट में इतनी सारी चीज़ें होती है ना, और जो इंसान पढ़ लेता है उसके बाद जब उसको कोई बोलता है बेबी मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ, तो वो गर्ल्स भी बोलती भाई साहब कहाँ रहोगे तुम, इतनी सारी जगह है इसमें, सब ये जो है बाया निलय दाया निलय ये है वो, इतनी सारी चीज़ें, रहोगे कहाँ, जगह ही नहीं है यहाँ रहने की। चलो ठीक है, तो ये हार्ट पढ़ेंगे हम लोग आने वाली क्लासेस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो तो इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे की क्लास में। थैंक यू।